दोस्तों कैसे हैं सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे प्लेटफॉर्म में वैभव एडवांस लर्निंग में स्वागत है। आज के वीडियो सेशन में हम ऑब्जेक्टिव सेशन की स्टडी करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम बहुत लोगों की एक गलतफहमी दूर कर दें। बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि हम बहुत आसानी से और नकल करके या बगल में किताब रख करके या किसी से बाहर पूछ करके या ब्लूटूथ यूज करके हम पास हो जाएंगे। पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर वो किसी तरह से डिवाइस अगर आप अपने पास में यूज कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर जो है वहाँ पे एग्ज़ाम कंट्रोलर को बता देगा कि आप कोई ऐसी डिवाइस आपने यूज किया है। अगर कहीं आप इधर उधर अपना सर भी अगर हिला रहे हैं तो भी कंट्रोलर देख लेगा तो जान जाएगा, आपको तुरंत बाइकाट कर देगा एग्ज़ाम से। ऐसा नहीं है कि आपके टीचर देख रहे हैं तो गुरुजी माफ़ कर दीजिए, चाहे गलती हो गई अब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल वो आपका थर्ड पर्सन रहेंगे, बिल्कुल आपसे अननोन रहेंगे, आपकी गलतियों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, वो तुरंत आपको एग्ज़ाम हॉल से रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए अगर आपको एग्ज़ाम देना है, पास होना है तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी ईयर का स्टूडेंट हो। मैं जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ाता हूँ। सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग डिज़ाइन पे पढ़ाता हूँ। तो मैं इन दोनों सब्जेक्ट का ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। लेकिन बाकी सब्जेक्ट का अगर आप हमें पीडीएफ अगर आप लेना चाह रहे हैं, ऑनलाइनर हिंदी में ऑनलाइनर लेना चाह रहे हैं, ऑनलाइनर का मतलब क्वेश्चन करके, जैसे ट्यूबलाइट है, फ्लोरेसेंट लैम्प की इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है तो 60 ल्यूमेन वाट, इस तरह का अगर ऑनलाइन में क्वेश्चन आंसर लेना चाह रहे हैं जो एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जितना सब्जेक्ट हमसे हो सकेगा उतने सब्जेक्ट का हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, ताकि आप पढ़ें और सबको बताएं। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि सबका भला हो। ठीक है, तो आज जो मैं इसके पहले जो क्लास लिया था, देखिए स्टार्टिंग में मैंने जो भी क्लास लिया है उसमें सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। ऑब्जेक्टिव भी वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी यूनिट है वो सारी यूनिट मैंने बता दिया है। ठीक है, वो यूनिट ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, यूनिट ज़रूर पूछेगा। तो जितनी यूनिट्स मैंने एक कहानी के जैसे मैंने बता दिया फर्स्ट लेक्चर में, उसको ज़रूर तैयार रख लीजिएगा। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है जैसे हाइड्रोजन लैम्प के बारे में, एलईडी के बारे में, सेफल के बारे में, कहीं कहीं तो मैक्सिमम सेफल का फुल फॉर्म पूछ देता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, क्रिस्टल फ्लोरेसेंट लैम्प। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस सब का आपको ऑनलाइनर में मिल जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं लेक्चर भी दूंगा और उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपके सामने लिखूंगा। ठीक है, जैसे ट्यूबलाइट के बारे में मैंने अच्छे तरीके से इसके पहले एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या बन सकता है उनको मैंने सामने आपके लिख दिया है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे इन सब लैंपों का सिद्धांत क्या है, इनको डिस्चार्ज लैंप क्यों कहते हैं, ये सब मैंने बता दिया है। जैसे देखिए, जैसे इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती। इंसुलेटर क्या होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होती, और डाइलेक्ट्रिक भी करंट फ्लो नहीं होती, डाइलेक्ट्रिक में भी करंट फ्लो नहीं होता। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में करंट फ्लो नहीं होता तो इसमें अंतर क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने सब कुछ बताया है। अंतर क्या है इसमें? देखिए, इसमें अंतर ये है, डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन हो सकता है, मतलब उसमें ध्रुवीकरण हो सकता है। जैसे आप कैपेसिटर के प्लेटों के बीच जो आप इंसुलेटिंग मटेरियल फीड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। से जितने भी डाइलेक्ट्रिक हैं सब इंसुलेटिंग हैं, लेकिन सारे इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक नहीं होते, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में खास विशेषता होती है, उसमें पोलराइजेशन हो सकता है। वो अपने पॉजिटिव नेगेटिव आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो सकते हैं वो। और फिर वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, जिसको हम कहते हैं विद्युत बल रेखाओं, उनको वो अपने अंदर कंडेंस करने की क्षमता रखते हैं, अपने अंदर सोखने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए कैपेसिटर का एक अन्य नाम क्या है, कंडेंसर होता है, क्योंकि इन्हीं के अंदर वो विद्युत बल रेखाओं को अपने अंदर खींचने की क्षमता होती है, बाकी किसी में नहीं होती है। तो इस डाइलेक्ट्रिक के इस गुण को, जिससे वो विद्युत बल रेखाओं को अपने अंदर खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस गुण को हम परमिटिविटी बोलते हैं, जिसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। सारी बातें हमने बता दिया है। ठीक है, तो ये इंसुलेटर मतलब ये डाइलेक्ट्रिक भी
क्या कंडक्टर बन सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस देने के बाद। ठीक है, ये सारी बातें बेसिक इलेक्ट्रिकल में बताई गई हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, सारी बातें बताई जा चुकी हैं पहले। नहीं भी बताई चुकी हैं तो आपके अगले सेमेस्टर में जब आप SGP पढ़ेंगे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, तो उसमें इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत हाई वोल्टेज जब इंसुलेटर को मिलता है तो जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो लगभग 30 kV/cm होता है। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कॉन्टैक्ट है, 2 कॉन्टैक्ट मान लीजिए हैं, ठीक है, यहाँ वोल्टेज दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने 30 kV का वोल्टेज दिया। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, 30 kV आपने दे दिया, अगर यहाँ पे एयर है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब एयर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ही तो करंट फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक में चिपके रहेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। जब उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर वोल्टेज दे देंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे और करंट फ्लो होने लगेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एयर ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ये सारी बातें SGP में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो गैस होते हैं आपके, जो भी गैस होते हैं वो गैस भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर एक कंडक्टर की तरह वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें भी ब्रेक डाउन हो सकता है, उसमें भी करंट फ्लो हो सकता है। इसलिए इन गैसों को हम लैंपों में फीड कराते हैं, उनको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक डाउन होने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन निष्क्रिय अवस्था में उसमें पड़े हैं उसको सक्रिय कर देना, एक्टिव कर देना। ठीक है, हाई वोल्टेज मिलने पर वो एक्टिव हो जाते हैं और करंट फ्लो कराने लगते हैं। इसीलिए इनको हम डिस्चार्ज लैम्प बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम डिस्चार्ज बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जब लाइट इमिट करता है, मूव करने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ ट्यूबलाइट के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने आपके दिया। जैसे ट्यूबलाइट की एफिशिएंसी कहीं कहीं जो है 50 से 60 ल्यूमेन पर वाट दिया है और कहीं कहीं 50 से 100 दिया है। तो 60 ल्यूमेन वाट तक लगभग आप यूज करते हैं, तो आप इसको 60 ल्यूमेन वाट मान के ही चलेंगे। वो तो डिपेंड करता है लेंथ पे कि जो कांच की यूटेंसिल जो है उसकी लेंथ कितनी है। तो देखिए यहाँ एक चीज़ और मिल गया आपका, ल्यूमिनस इफिशियंसी का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन पर वाट होता है। क्यों ल्यूमेन पर वाट होता है? क्योंकि इफिशियंसी बराबर होती क्या है, इफिशियंसी बराबर क्या होती है, आप पढ़े होंगे, यहाँ नहीं विजिबल होगा, यहाँ देखिए, इफिशियंसी बराबर क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट किस में दे रहा है, किरण के रूप में, एनर्जी के रूप में। ठीक है, किस के रूप में, फ्लक्स के रूप में वो एनर्जी दे रहा है। मतलब लाइट जलता है तो क्या निकलता है, किरण ही तो निकलता है चारों तरफ, दैट इज़ कॉल्ड ल्यूमेन फ्लक्स, जो मैंने बताया है आपको। ल्यूमेन फ्लक्स का यूनिटी क्या होती है, ल्यूमेन। तो आउटपुट हो गया क्या, ल्यूमेन में। इनपुट आप एनर्जी दे रहे हैं, किस में, वाट में एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो वाट इनपुट हो गया। इसीलिए जो है इसका इफिशियंसी का यूनिट क्या होता है, ल्यूमेन पर वाट। जब आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे तो भूलेगा नहीं। ठीक है, तो इफिशियंसी तो कितनी होती है, 60 ल्यूमेन वाट लगभग होती है। हमने बताया था ट्यूबलाइट के अंदर एक फास्फर मटेरियल फीड किया जाता है जो ट्यूबलाइट के अंदर निकलने वाले अल्ट्रा वायलेट रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। तो जिस तरह का फास्फर आप उसमें यूज करते हैं उस तरह का वो रंग या कलर प्रोवाइड करता है। तो अलग अलग फास्फर के लिए अलग अलग कलर है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछता है कि हरा रंग किससे मिलता है। तो जिंक सिलिकेट नामक फास्फर को जब हम ट्यूबलाइट के अंदर डालते हैं तो हरा रंग मिलता है। ठीक है, इसकी लाइफ कितनी होती है, लगभग जो है लाइफ इसका कहीं कहीं 10,000 हावर तक भी दे दिया है, लेकिन इसकी लाइफ जो है मैक्सिमम 7,500 के आसपास इसकी लाइफ होती है। फिर गैस इसमें कौन सा भरा जाता है, आर्गन भरा जाता हो, और लो प्रेशर पे मरकरी भी भरा जाता है इसमें।
ठीक है। अब इसमें रेडियो इंटरफ्रेंस को रिमूव करने के लिए 0.05 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज किया जाता है। जो मैंने बताया था कि ट्यूबलाइट अगर आप ऑन कर दिए और बगल में आप रेडियो चला रहे हैं तो उसमें खचखचाहट की आवाज़ आने लगती है, दैट इज़ कॉल्ड रेडियो इंटरफ्रेंस। तो उसको दूर करने के लिए हम जो है इतने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज करते हैं। और जब हम चोक यूज करते हैं ट्यूबलाइट में तो पावर फैक्टर को लो करता है, उसको सुधार के लिए इसके क्रॉस 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज करते हैं। और कैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है जस्ट इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और एक बात जरूर देखिए, जो 1 वाट होती है, ठीक नहीं, 1 वाट नहीं, 1 ल्यूमेन मतलब लाइट आपने जला दिया तो लाइट जलाने से जो किरण उसमें से निकल रही है, ठीक है, तो एक किरण कितने वाट एनर्जी लेता है, मतलब एक किरण की जो पावर होती है वो कितनी होती है, 0.0016 वाट पावर होती है। बहुत अंदर की बात है, यहाँ तक बहुत कम आपको मिलेगा ये चीज़ें। तो यह जो एक किरण निकलती है उसका जो पावर होता है 0.0016 वाट होता है। 1 ल्यूमेन में इतना वाट होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चोक का काम क्या है, आरंभ में वोल्टेज उत्पन्न करना। हमने आपको बताया कि जब इंसुलेटर को या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब हम वोल्टेज हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तभी ये ब्रेक डाउन होता है, तभी इसमें करंट फ्लो होती है। इसलिए इसको स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज चाहिए। हाई वोल्टेज किसके थ्रू मिलता है, चोक के थ्रू मिलता है। क्यों, स्टार्टर जब करंट स्टार्टर से होके जाता है तो स्टार्टर की पत्ती क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, जिससे सर्किट ओपन हो जाता है। तो चोक के क्रॉस क्या होता है, बहुत हाई वोल्टेज में चेंजिंग होती है, जिसके कारण चोक लगभग 1000 वोल्टेज सर्किट को प्रोवाइड करता है। और उस समय जो ट्यूबलाइट के अंदर गैस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और उसमें करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाती है तो करंट अब स्टार्टर के थ्रू ना होकर के ट्यूबलाइट के थ्रू फ्लो होता है, ठीक है, ट्यूबलाइट के थ्रू फ्लो होता है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जब ट्यूबलाइट के अंदर फ्लो होगा तो उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज तब 110 वोल्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूबलाइट का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है और चोक के द्वारा कितना वोल्टेज उत्पन्न होता है, ये दोनों पॉइंट बहुत आवश्यक है। और देखिए ये ज़्यादातर पूछता है कि चोक का काम क्या है। इसमें ये करंट को लिमिट भी करता है, सीमित भी करता है, कंट्रोल भी करता है। वो कैसे करता है, ध्यान से देखिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा आपको अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो सब गोजा जाएगा इसी में। देखिए मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये चोक है, ये करंट जब इसमें फ्लो होगा तो क्या इंडक्टर है, जाहिर सी बात है ये इंडक्टर है। करंट जब इसमें फ्लो होगा तो होगा क्या, इसमें फ्लक्स उत्पन्न करेंगे। क्योंकि एसी करंट है तो फ्लक्स भी इसमें क्या होगा, जो भी फ्लक्स इसमें उत्पन्न होगा परिवर्तन ही होगा। तो उस फ्लक्स के परिवर्तन के कारण इस चोक में क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज करता क्या है, ये हमेशा अपने जनरेट होने के काज का क्या करता है, अपोज करता है। इसका मतलब क्या है कि इस करंट का जो बढ़ना घटना है उसका क्या करता है, ये विरोध करता है। इसीलिए फिल्टर सर्किट में हम इसका प्रयोग करते हैं इंडक्टर का, ठीक है। विरोध करने के कारण ही इसको ये मतलब एसी करंट को सीमित कर देता है, इसीलिए हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन ये पावर फैक्टर को लो कर देता है। इसका रीज़न क्या है, मैंने बताया ही था कि रिएक्टिव पावर के कारण। मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा रिएक्टिव पावर पर कि कब जो है ये रिएक्टिव पावर मतलब कौन सा इंडक्टर या कैपेसिटर में कौन से पावर कब लेते हैं, कौन से पावर कब देते हैं, इसका एक वीडियो बनाऊंगा। आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा रिएक्टिव पावर की क्या भूमिका होती है, एक्टिव पावर की क्या भूमिका होती है, क्यों हम इसका स्टडी करते हैं। इसका एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। होता क्या है, समय कम मिलने के कारण थोड़ा गैप भी हो जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें ट्यूबलाइट से रिलेटेड थी जो बहुत ही आवश्यक थी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा। और इसके बाद जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट होंगे उसके बगल में मैं राइट डाउन कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके पहले जो भी लेक्चर हैं उसका आप ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा PDF, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।